ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम बात कर रहे हैं आंत्रशोथ की, अर्थात जो आंतों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग, या पेट में जो गांठें पड़ जाती हैं, पेट में दुखन होती है, दर्द होती है, उन सब समस्याओं का समाधान हम योग से कैसे करें, हम दवाइयों के बिना, अर्थात अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स से कैसे बचें। अंग्रेजी दवाइयों से यदि आप अपनी आंतों की सूजन को ठीक करेंगे या पेट में हुई गांठों को ठीक करेंगे तो वो कई और साइड इफ़ेक्ट्स, उसके दुष्प्रभाव आपको दे सकती हैं। इसलिए आपको अपनी आंतों की सूजन को या नले इत्यादि जो हो जाते हैं उनको आप कैसे ठीक करें। तो ऐसी स्थिति में आप सर्वप्रथम पेट पर गीला तौलिया रखें, गर्म पानी में तौलिया को भिगोएं और उसको गीला होने पर डबल तौलिया कर लें, दोहरा करके पेट पे रखकर लेट जाएं। बैठ के नहीं करना, ये ध्यान रखेंगे। बैठ के तो ऐसे समझिए कि सज्जनों कभी भी आपकी दीवारें नहीं टपकती, आपकी छत टपकती है। हमारी छत टपकती है, जब कोई छत कच्ची होती है तो छत से पानी टपका नीचे गिरता है, दीवार से पानी टपका नीचे नहीं गिरता। दीवार से तो रिस्क के चला जाता है अगर दीवार में सीलन भी है तो, लेकिन छत से टपका गिरता है। तो जब हम लेट जाएंगे तो यहाँ से रोम छिद्रों से तौलिया में थोड़ा पानी रखना है, अर्थात तौलिया को बहुत सख्त नहीं निचोड़ना, टाइट नहीं निचोड़ना, तौलिया को ढीला निचोड़ना, उसमें कुछ पानी रहने देना है। और वो पानी जब आप लेट जाएंगे तो वो रोम छिद्रों के माध्यम से पेट के अंदर जाएगा और आपके पेट की सूजन को दूर करेगा और आंतों की जो सूजन है, पेट में जो गांठें हैं वो भी पिघलेंगी, मेल्ट होंगी। और इसके अलावा सज्जनों, आपने यदि संभव हो सके तो तौलिया वाला तो बहुत सहज इलाज है जो सभी कर सकते हैं, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इससे भी और बेहतर होगा यदि आप कहीं से गहरे 2-2.5 फुट गहरे से मिट्टी खोद के लाएं, शुद्ध मिट्टी हो जिसमें केमिकल वगैरह किसी खेत में ना डलते हों। ऐसी मिट्टी गांव के किसी दूर सिमाने में मिल जाती है जहाँ पे कहीं झाड़ झंखाड़ खड़े होते हैं, यानी कि वहाँ पे सदियों से कभी खेती और केमिकल वगैरह नहीं डाले गए, खेती नहीं हुई। तो ऐसी जगह पे से जब आप 2-2.5 फुट गहरे से मिट्टी लाएंगे, उस मिट्टी को आप अच्छे से कूट पीट करके रेत जैसा बना लें। फिर उसमें से थोड़ी मिट्टी, आधा किलो के आसपास मिट्टी एक कटोरे में, पात्र में भिगो के रात को रख देंगे। और रात को उसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतना डालना जैसे आटा गूँथते हैं ना, ऐसे ही वो होनी चाहिए। जब सुबह निकालेंगे तो आटे की तरह होनी चाहिए वो मिट्टी। उसकी जो गर्मी है, खुश्की है, वो निकल जाएगी। और उसको जब आप रोटी की तरह गूँथ करके और नीचे पेट पे तो रख लेंगे एक सूती कपड़ा, पहले ही रुमाल जैसी आकृति का एक कपड़ा रख लेंगे। उसके पश्चात आप जो है पेट पर उस रोटी को रख लेंगे, अर्थात मिट्टी की रोटी जो बनाई आपने, मिट्टी को रोटी की शेप दी आपने, उसको पेट पे रख लेंगे। तो सज्जनों, मिट्टी में वो सारे तत्व मौजूद हैं, 18 के 18 पोषक तत्व। और मिट्टी हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को, हमारी हीनताओं को सोख लेती है, उनका शोषण कर लेती है, उनको वैक्यूम कर लेती है। तो हमारे पेट की स्वेलिंग और शीघ्र उतर जाएगी, हट जाएगी यदि हम मिट्टी का लेपन करेंगे तो ये प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर आता है। तो आप सभी प्राकृतिक चिकित्सा की इस पद्धति का अपने घर पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मिट्टी वाला थोड़ा झंझट है, उसमें थोड़ी औपचारिकता है, उस चक्कर में ना पड़े तो थोड़ा 2-4 दिन फालतू लग सकते हैं। तो गीले तौलिया से भी रोम छिद्रों से जो पानी जाएगा उससे आपकी स्वेलिंग भी उतर जाएगी। और उसके अलावा आप लेट करके ये तिल का तेल लगा करके हाथों को गोल गोल ऐसे चलाएंगे और थोड़े सख्त चलाएंगे हाथ, पेट की मसाज करेंगे, मालिश करेंगे अपने हाथ से स्वयं। दूसरे किसी से पेट की मालिश कभी भी ना कराएं। और जिन्होंने गलती से करा ली हो
पेट के किसी अंग विशेष पे दबाव पड़ जाता है, जब दूसरा व्यक्ति करेगा, दूसरे का पता नहीं वो कितने सख्त हाथों से मालिश करेगा, तो पेट में बहुत नाजुक नाजुक हमारे अंग होते हैं, गुर्दे हैं, लीवर है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, पित्त की थैली है, नाभि है, यूरिनरी ब्लैडर है, दोनों आंतें हैं और प्लीहा है, तिल्ली है, क्या क्या अंग हैं, कुछ छूट गए तो वो भी है, माताओं बहनों को यूट्रस है, बहुत सारे अंग हमारे, ये सारे के सारे नाजुक अंग हैं। और उन नाजुक अंगों पे यदि दूसरा व्यक्ति किसी के हाथ सख्त पड़ जाए और वो मालिश करते करते किसी अंग विशेष पे गहरा प्रभाव डाल दे, दबाव डाल दे, तो वो नुकसान होगा, आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा, मालिश करने वाला या करने वाली तो चली जाएंगी। इसलिए मालिश दूसरे से कभी ना कराएं। हाँ, तेल लगा करके, सर्दी है तो तिल का तेल लगा सकते हैं, और गर्मी का मौसम है तो आप उस पर सरसों का तेल बहुत उत्तम होता है, उसी तेल को लगाकर अच्छे से ऐसे गोलाई में अपने पेट की स्वयं लेट करके मालिश कर सकते हैं। तेल लगाने के बाद उससे भी जो गांठें हैं वो मेल्ट हो जाती धीरे धीरे। बहुत सारे भाई बहनों को ये लाभ मैंने इन विधियों से दिया हुआ है, तब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। सज्जनों, हमारे रोम छिद्र जो हैं, ये रोमकूप जिन्हें कहते हैं, इनमें से यदि आप देखिए, कई डॉक्टर्स भाई बहन होते हैं, वह भी कोई भी चिकित्सा करते हैं तो इन्फेक्शन की वजह से ग्लव्स पहनते हैं, दस्ताने पहन के काम करते हैं। यदि कोई कृषक भाई है, वो स्प्रे करते हैं किसी चीज़ का, किसी जहरीली वस्तु का, और कोई जो हमारे भाई ये रंग पेंट पुताई इत्यादि करने वाले होते हैं मकान इत्यादि पे, वो भी ग्लव्स वगैरह पहनते। क्योंकि यहाँ से भी कोई जहरीली जो वस्तु होगा, जो पदार्थ होगा, जो केमिकल होगा, जो रसायन होगा किसी भी तरह का, तो इन रोम छिद्रों से वो शरीर के अंदर जा कर के हमें वो रुग्ण कर सकता है, हमें हानि पहुंचा सकता है। इसलिए आप यहाँ ये भी समझेंगे कि जब हम यहाँ ग्लव्स पहनते हैं, वहाँ जहर जा सकता है शरीर के अंदर, और किसी भी तरह से रिस के, तो वह ही पद्धति जब हम यहाँ लेट करके गीला तौलिया रख रहे हैं या मिट्टी रख रहे हैं, तो उसकी नमी भी धीरे धीरे हमारे पेट के अंदर जा कर के सूजन को उतार देगी। स्वेलिंग नहीं रह सकती किसी भी कीमत पे, और आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। उसके पश्चात ही बहुतों की नाभि और नले जो गड़बड़ हो जाते हैं, तो नाभि नले ठीक करने के लिए आपने आसन करने पड़ेंगे। हाँ, कईयों को शरीर के अंदर बहुत सारी गांठें हो जाती हैं, किसी को हाथों पे हो जाएं, किसी को थाइज में हो जाएं, किसी को और कहीं पिंडली में हो जाएं, कहीं सिर में ट्यूमर इत्यादि हो सकता है, और बहुत सारे शरीर के अंदर पेट के किसी लीवर में गांठ हो सकती है, पेनक्रियाज में गांठ हो सकती है, आपको माताओं बहनों को यूट्रस में, ओवरी में गांठ हो सकती है, और माताओं को बहनों को ब्रेस्ट में भी गांठ हो सकती है, और कहीं गले में, थायराइड इत्यादि में कहीं भी गांठ हो सकती है। तो उन सब गांठों को ठीक करने के लिए, कमर में गांठ हो सकती है, गर्दन पे गांठ हो जाती है, अक्सर कहीं मस्तक पे गांठ आ जाती है, माथे पे बिंदी की जगह गांठ उभर जाती है, बहुत सारी जगह गांठें हो जाती हैं, लाइपोमा जिसे बोलते हैं। तो उस समस्या में यदि आपको दर्द नहीं हो रहा तो आपको वो गांठें पिघलाने के लिए एक तो उसकी हल्की हल्की स्वयं मसाज करा भी सकते हैं। यदि आप जो आपके पास ऐसा साधन है, कोई भाई बहन करने वाले हैं, तो उनसे आप मसाज करा भी सकते हैं। नहीं तो अपने शरीर पे जहाँ जहाँ हाथ जा सकता है आप स्वयं मसाज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसकी मालिश करेंगे। मालिश का सही जो संस्कृत का नाम है उसका नाम है अभ्यंग, अभय जमा अंग, अर्थात अंगों को अभय देना, भय से मुक्त करना। हमें भय किससे लग रहा है? हमारे शरीर में जो हो गई थी कोई ना कोई गांठ, उस गांठ से हमें भय लग रहा है, डर लग रहा है कि कहीं ये गांठ कैंसरस ना हो जाए, कैंसर बढ़ाने वाली ना हो जाए, कैंसर ही ना हो, ऐसा कुछ भय लगता है। लेकिन उसमें यदि दर्द नहीं हो रहा और दबाने से या स्वाभाविक रूप से भी उसमें दर्द नहीं हो रहा, तो उस गांठ को आप हो सके तो कहीं जांच भी करा सकते हैं, जांच कराने के बाद, और नहीं तो उसकी मालिश करते रहें, धीरे धीरे वो मेल्ट होगी। और प्राणायाम करें, आसन करें। आसन करते समय आपके जो अंगों पे दबाव पड़ेगा
उस दबाव में बहुत सारे अंग दबते हैं, तो अंगों पे दबाव पड़ने से उन अंगों की शक्ति बढ़ेगी, उन अंगों के अंदर हुई गांठ आपकी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा क्योंकि वहाँ के अंगों पे दबाव ही केवल नहीं आ रहा, आपकी मांसपेशियाँ खिंच रही हैं, उस समय आपकी त्वचा खिंच रही है, आपकी हड्डियों पे खिंचाव और दबाव आ रहा है, आपकी त्वचा खिंच रही है, मांसपेशियाँ खिंच रही हैं, हड्डियाँ खिंच रही हैं, अंगों पे दबाव और खिंचाव आ रहा है। तो इस खिंचाव और रोम छिद्रों पे भी ये खिंचाव आएगा। जब आप ऐसे खींचेंगे, किसी स्किन हमारे किसी अंग विशेष को, इस स्किन को ऐसे हम खींच रहे तो यहाँ की त्वचा खिंच रही है अच्छे से, ये सारे रोम छिद्र खिंच रहे हैं। ऐसे किसी भी भाग को करेंगे, ये खिंच रहा है, घुटना इस समय मुड़ रहा तो यहाँ का खिंचा हुआ है, और ये कूल्हा मुड़ रहा है तो यहाँ की स्किन खिंच रही है, त्वचा मांसपेशियाँ सब खिंच रही हैं। तो जिन जिन अंगों पे मांसपेशियों पे खिंचाव और दबाव आएगा, उन अंगों में गांठ नहीं रहेगी। जब आप रोजाना उसको खिंचाव देंगे, उसकी मालिश करेंगे, अभ्यंग देंगे, उसको अभय जमा अंग, अभ्यंग, भय से मुक्त करेंगे उस अंग को, तो निश्चित रूप से वो गांठें आपकी मेल्ट होंगी, पिघल जाएंगी। और इसके लिए आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, जो पाचन संस्थान है, वो बहुत अच्छा भी होना चाहिए। यदि आपको कब्ज रहती है तो आपको घृत इत्यादि की चीज़ें, जो तेलीय पदार्थ है, जो मैदे के पदार्थ हैं, और दूध वगैरह, ऐसी चीज़ें भी आपको छोड़ देनी चाहिए कुछ दिन। यदि शरीर में गांठें हो रही हैं या पेट में स्वेलिंग है, आंतों में सूजन है, तो अगर आप उस समय घी खाएंगे, उस समय दूध पिएंगे, दूध के बने हुए प्रोडक्ट खाएंगे, तले हुए खाएंगे, मैदे के पदार्थ खाएंगे, तो वो आपके रोग को बढ़ाने का काम करेंगे। तो उस समय हमें कुछ संयमित और जो अपनी जिह्वा पे अंकुश लगा के, यानी कि मन को नियंत्रित करके, जिह्वा को नियंत्रित करके कुछ शुद्ध शाकाहार और सात्विक भोजन की तरफ जाना चाहिए, जैसे उबला हुआ भोजन है। हाँ, यदि आप नमक का ज़्यादा सेवन करेंगे, मसालों का ज़्यादा सेवन करेंगे, नमक, ध्यान रहे, नमक फैट को बढ़ाता है, चावल फैट को बढ़ाता है, तेलीय पदार्थ और मैदे के पदार्थ फैट को बढ़ाते हैं। फैट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं नस में खून का प्रवाह रुका, मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका गड़बड़ हुआ, उसी से तो किसी नस नाड़ी में धीरे धीरे रुक करके खून का दौरा और गांठ बननी शुरू हो जाती है, और गांठ बनते बनते फिर वहाँ उभार आ जाता है। तो जब आपका वो पाचन संस्थान ठीक काम करेगा तो निश्चित रूप से, और उधर आप आसन और प्राणायाम कर रहे हैं, तो आसन और प्राणायाम करने से आपकी मांसपेशियाँ भी खिंच रही हैं, मांस भी खिंच रहा है, सब कुछ खिंचने से और दबने से उन सब की शक्ति वर्धन होगी। प्रत्येक अंग अपना कार्य ठीक करेगा। जब प्रत्येक अंग अपना कार्य ठीक करता ही रहेगा तो फिर शरीर में गांठें वाठें होने का कोई सवाल नहीं होगा। और इसके अलावा सज्जनों, यदि फिर भी कमी रह जाए, मालिश भी आप कर रहे हैं, आप ये खाद्य पदार्थों का परहेज भी कर रहे हैं, नशे व्यसनों का भी परहेज करना है, आप गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, तो उनसे भी आपको परहेज करना पड़ेगा। वो भी गांठों को बढ़ाने का कारण बनेंगे उस समय, इसलिए उनको भी के सेवन को भी आप कम करेंगे। और इसके अलावा सज्जनों, यदि आप गोमूत्र, लेकिन वो भी देसी गाय का, केवल देसी गाय का, जर्सी नस्ल गाय का उसमें असर नहीं करेगा, तो गोमूत्र आप ले लेंगे, लगभग आधा कप भी ले सकते हैं। यदि गांठें बड़ी हैं तो आधा कप उसमें बराबर पानी मिला लें, क्योंकि डायरेक्ट गोमूत्र यदि आप लेंगे तो एसिडिक ज़्यादा होता है और मुख में आपके जो कहीं ना कहीं कटाव कर सकता है। सज्जनों, परमात्मा की रचना को ध्यान दीजिए कभी। मैं स्वयं के अनुभव के ऊपर बात किया करता हूँ। मैंने एक दिन जल्दबाजी में गोमूत्र पी लिया था और उसको मुख में घुमा लिया कि शायद कहीं दांतों के छिद्रों में कहीं कोई कीटाणु होगा, वो नष्ट हो जाएगा। उस सोच के साथ मुख में घुमाया, तो मैंने जैसे ही घुमाया उसमें आलू जैसा छिलका उतर आया, अंदर से मुखमंडल से छिलका उतर गया। तो क्या सिद्ध हुआ उससे? मैंने वो छिलका बाहर निकाला, त्वचा का परत उतर गई। तो उससे क्या हुआ कि उसमें एसिड ज़्यादा था, एसिड ने अंदर की स्किन जो हमारी कोमल होती है उसको उतार दिया।
और फिर खाना पीना सब कुछ लगने लग गया। कई दिन में जा कर के वो स्किन हमारी मेरी नॉर्मल हुई थी। ऐसे ही इसीलिए गोमूत्र के अंदर थोड़ा जल मिलाने की मैं बात कर रहा हूँ। और भाई बहन हमारे जो इस तरह की बात करते हैं, योग संबंधी चिकित्सा, आयुर्वेद संबंधी चिकित्सा, जो देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में आयुर्वेद से और इन चीज़ों से चिकित्सा बताते हैं, और दूसरे जो भाई बहन वो भी इस बात की जो है जल मिलाने की बात करते हैं। पर क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकल कर लिया, लेकिन परमात्मा की कितनी महानतम कृपा है कि हमारे यूरिनरी जो ब्लैडर है उसके अंदर हर समय पेशाब भरा रहता है। वहाँ की त्वचा को परमात्मा ने कितना मजबूत बनाया होगा कि वहाँ एसिड बना रहता है, भरा रहता है हर समय। हम तो काफ़ी देर बाद रिलीज़ करने जाते हैं ना, पेशाब को त्याग करने जाते हैं। ऐसे ही गाय है या दूसरे पशु हैं, उनका भी पेशाब काफ़ी देर इकट्ठा होता है, उसके बाद जब वो रिलीज़ करते हैं तो तब उनका तो वहाँ पे वो एसिड असर नहीं करता। जैसे ही मैंने 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए अपना वो गोमूत्र की घूंट मुख में घुमाई थी तो छिलका उतर गया था। तो इसलिए मेरा कहने का भाव आपको है कि ऐसे में आपने जल मिला लेना है। और उसके अलावा आप लस्सी में कभी थोड़ा सा जो चूना भी मिला सकते हैं, खाने वाला जो चूना है, पान के अंदर जो पान वाले भाई मिला के देते हैं, और पान भी खाएंगे तो अच्छा रहेगा। पान हमारा जो है क्षारीय होता है, एसिड को कम करता है, इसलिए आप पान खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें चूना भी चला जाएगा। और चूना आप घर से लेना चाहें, मान लीजिए पान रोज़ाना नहीं खाना चाहते या उपलब्ध नहीं है, तो आप खाली चूना भी खा सकते हैं। खाली चूना या तो पानी में मिला के ले लें या थोड़ी सी लस्सी वगैरह में मिला के ले सकते हैं मेल्ट करके। लेकिन वो लेना कितना है, बस गेहूं के दाने के बराबर, गुटखा नहीं खाना। हाँ, पान कत्थे और सुपारी वाला भी नहीं लेना, ये भी ध्यान रखेंगे। कत्था और सुपारी वाला पान लेंगे तो आपको बार बार थूकना पड़ेगा और थूकना पड़ेगा तो आपका जो क्षार बनता है मुख में, जो सलाइवा है, वो बार बार थूकेंगे तो बाहर निकल जाएगा। आपका सलाइवा की कमी पड़ जाएगी, क्षार की कमी पड़ जाएगी, एसिड बढ़ जाएगा। एसिड बढ़ जाएगा तो एसिड बढ़ने से भी अंदर छाले और फफोले या गांठें पड़ती हैं। छाले और फफोले ही अगर कुछ देर ठहरेंगे वो मजबूत होते जाएंगे, धीरे धीरे गांठ का रूप भी ले सकते हैं। तो अंदर अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो आपको छाले भी हो सकते हैं और फफोले, और उसके पश्चात गांठ का रूप ले सकते हैं। उनसे बचना है, इसलिए हमने एसिड नहीं बढ़ने देना। इसलिए घिया, तोरी, टिंडा, परमल, पेठा, इस तरह की चीज़ें आप सेवन करें। पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, पानी की मात्रा ज़्यादा रखें, ये ध्यान रखेंगे। पानी शिप शिप करके पीना है। कोशिश करें गुनगुना पिएँ। जिनका पेट खराब रहता है, जिनका पेट में स्वेलिंग है, जिनको आंत्रशोथ है, जिनको गठ्ठे हैं, जिनको नले पक गए हैं, ऐसे सज्जन कभी भी ठंडे का मोह ना करें। ठंडे की तरफ जाएंगे तो आपको वो अंदर और कब्ज बढ़ाएगा तो आप शौचालय जाएंगे तो वहाँ आंतों पे प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, मलद्वार पे प्रेशर पड़ेगा, पाइल्स इत्यादि का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसे में आप केवल और केवल ऐसी चीज़ें, जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करें, पेय पदार्थ ग्रहण करें जो ताज़ा हो, यानी ठंडा होने से पहले। फ्रिज के पदार्थों से बचना है। फ्रिज बहुत जो है अच्छा नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए, जिनके पेट की समस्या है, जिनको कब्ज की समस्या है। और इसके लिए फिर आप सज्जनों आसन और प्राणायाम में क्या क्या करेंगे, तो मैं पहले प्राणायाम की बात करता हूँ। कपालभाति क्रिया जो हमारे 8 चक्रों को प्रभाव, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक 8 के 8 चक्रों को प्रभावित करती है। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पेट में वायु पहले ही स्थित है, तो पेट में वायु स्थित है, उसको आप धक्का देंगे तो पेट अंदर पिचकेगा, पेट पिचकेगा। यहाँ वायु थी, पहले सांस हमारे अंदर था, तो उसने सीधा इस चक्र सारे चक्रों को इफेक्ट डालते हुए और सहस्त्रार चक्र पे सीधा जाके टक्कर मारा, और वहाँ से जाकर के वह बाहर नासिका मार्ग से निकलता है। तो इसलिए ये 8 चक्रों को प्रभावित करता है। इसीलिए इससे पेट की गांठें भी अच्छी होती हैं, उनको भी डिज़ोल्व करता है, उनको भी ख़त्म कर देता है। कपालभाति बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और आप इसके अलावा
शीतकारी प्राणायाम करें, जिससे कि आपके अंदर गर्मी ना बढ़े। गर्मी बढ़ेगी तो दिक्कत आएगी, तो गर्मी बढ़नी नहीं चाहिए। ठंडे ठंडे सांसें लेंगे, शीतकारी प्राणायाम भी करेंगे, अनुलोम विलोम भी करें। तो देखिए कपालभाति, ये कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। गले से खींचना है श्वास। सज्जनों, गांठें कब बनती हैं शरीर के अंदर? गांठें तब अधिक बनने के चांस होंगे जब हम सांस कम लेंगे, यानी कि परमात्मा का दिया हुआ जो वायु चल रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन बह रही है, उसी के दम पे यदि हम जीवित रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो वह दुष्कर हो जाएगा, वह मुश्किल हो जाएगा। हमें कोई ना कोई रोग आएगा, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे पदार्थ ले रहे हैं जिनमें केमिकल्स हैं। पानी भी विषैला हो गया है, दूध भी जो है मिलावट वाला है, दूध में केमिकल्स आ रहे हैं। बहुत कुछ खाद्य पदार्थ हमारे चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। जीवन अपने आप में चुनौती हो गया कि हम स्वस्थ कैसे रहें। तो ऐसे में हम यदि प्राणायाम नहीं करेंगे, गहरे लंबे सांस खुद नहीं लेंगे, अतिरिक्त ऑक्सीजन अंदर नहीं ले जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, किसी नस नाड़ी में, किसी अंग विशेष में अवरोध आ जाएगा, हर्डल्स आ जाएंगी, बाधाएं आ जाएंगी। तो जब वो हर्डल्स वहाँ खून को रोकेंगी, खून को गाढ़ा करेंगे, गाढ़ा करके और बाद रुकावट हो जाएगी किसी नस विशेष में, तो वहीं गांठ बननी शुरू हो जाएगी। और जब आप गहरे लंबे सांस लेंगे तो अर्थात आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक जाएगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक जाएगी तो मैं दावा करता हूँ आपके शरीर में कहीं गांठें नहीं होंगी। और जब आसनों से इनको ऐसे ऐसे खिंचाव दबाव अंगों के सब को, कौड़ियों को, कंधों को, बाजुओं को, सीने को, सब काहे को, कमर को, कूल्हों को, घुटनों को, पिंडलियों को, सब को खींचेंगे तो गांठें होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपने ऑक्सीजन पूरी भर ली। देखिए नॉर्मल आप खुद चेक कर लेना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल करके नहीं बता सकता। जब हम नॉर्मल श्वास में रुके हुए हैं तो हमारा सांस अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, प्रश्वास, श्वास अंदर जा रहा है, बाहर प्रश्वास, सीना थोड़ा सा फूलता है, थोड़ा सा सिकुड़ता है, थोड़ा सा फूलता है, थोड़ा सा सिकुड़ता है। इस क्रिया के दम पे हम जीवित हैं और हम इस क्रिया के दम पे स्वस्थ भी रह सकते थे, बशर्ते कि मिलावट के पदार्थ ना मिलते हमें। खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ सारे ही अच्छे होते, शुद्ध होते, सात्विक होते, पौष्टिक होते, उनमें कोई किस तरह की मिलावट ना होती, तो हमें फिर प्राणायाम किए बिना भी काम चल जाता हमारा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सब कुछ मिलावट का है, मैं समझता हूँ भारतवर्ष के अंदर तो बहुत कुछ मिलावट का है, शुद्ध ग्रहण करना बहुत चुनौती हो गया। तो इसलिए आपने इस समय क्या करना चाहिए, ये गहरे सांस जब खुद शक्ति लगाएंगे, अपनी ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा लेंगे तो फेफड़े ज़्यादा फूलेंगे, ज़्यादा फेफड़े फूलेंगे तो अंग प्रत्यंगों के हिस्से में वो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक आएगी, और अधिक आएगी तो फिर गांठें क्यों होंगी। देखिए ये भरा श्वास, ये जब सीना फूलेगा, सीना उठ करके गर्दन सीधी रखने के बावजूद थोड़ी से लगेगा आके, जो सामान्य श्वासों में हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए प्राणायाम आपको चिकित्सा करें। तो आप गांठों को पिघलाने के लिए 10-10, 15-15, 20-20 मिनट से लेकर के आधा घंटा, पौना घंटा, जितना मन करे। यहाँ आपको बीपी ना हो तो, आपको सिर में दर्द ना रहता हो, चक्कर ना आते हो, सिर बिल्कुल स्वस्थ है, तो आप कपालभाति घंटों घंटों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों समय कर सकते हैं खाली पेट। तो आपका निश्चित रूप से गांठें कहीं नहीं होंगी, हैं तो पिघल जाएंगी। मैंने अपनी उपस्थिति में 12 साल तो लगे, एक सज्जन के गांठ इतनी थी जितनी पेपर वेट में, हम कांच का जो पेपर वेट अपने टेबल पे रखते हैं ना, इतनी मोटी गांठ थी, 12 साल लगे उसको पिघलने में, और यहाँ कमर पे थी। और उसको अब वो सज्जन जब बनियान उतार के
कमर उघाड़ी जब रहती है उनकी, तो उस समय उनकी गांठ दिखाई नहीं देती, आँखों से दिखाई नहीं देती कि इनमें गांठ है शरीर के अंदर, लेकिन उस समय तो उभरी हुई थी। 12 साल का अरसा थोड़ा नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी, गांठें आपकी मेल्ट हो जाएंगी प्राणायाम से, आसनों से, मालिश से और गीले तौलिया रखने से। लेकिन गीले तौलिया की जो गांठों की बात कर रहा हूँ वो पेट की ही कर रहा हूँ केवल, वो और शरीर के किसी अंग की बात नहीं कर रहा। वहाँ तो मालिश ही ज़्यादा असर करेगी, पर पेट पे आप मालिश भी करें, गीला तौलिया भी रखें। अब हम कुछ करते हैं आसन। हाँ, प्राणायाम में अनुलोम विलोम भी मैंने बता दिया, ये भी हो गया। अग्निसार भी करें आप, सांस भर के अग्निसार करिए। ये भरा ऐसे सांस, जितनी देर तक सांस को बाहर एक्सहेल होल्ड रख सकें, यानी कि बिना सांस के रुक सके। आप भले ही नाक बंद कर लें 1-2 बार शुरू में सीखने के लिए, फिर पेट चलाते रहे अंदर बाहर, और जब थकान सी होने लगे तो सांस धीरे धीरे लें, पेट चलाना बंद कर दें। ये अग्निसार क्रिया मेरी वीडियो पे देख लेंगे आप, तो वहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब हम कुछ करते हैं आसन, और उसके अलावा आप खान पान पे ध्यान देंगे। तो देखिए, ये आसन किसी को कैसी भी दिक्कत है तो करवट लेते हुए लेटा करें, सीधे ना लेटें। तो देखिए, ये पवन मुक्त आसन, मैं जल्दी कर रहा हूँ, रुक नहीं रहा। आपको रुकना चाहिए आसन के अंदर कम से कम आधा मिनट से 1 मिनट तक। तो ये हिस्सा खिंच रहा है पूरा, यहाँ की मांसपेशियाँ खिंच रहे हैं, कहीं भी गांठ नहीं हो सकती, होगी तो वो मेल्ट हो जाएगी। ये खिंच रहा है, सब कुछ खिंचने से ये उत्तान पादासन अवश्य किया करें। पेट के नले, नाभि, सारी गड़बड़ एकदम ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जिन्हें पित्त ज़्यादा बढ़ता है वो पैरों को दोनों को 90 डिग्री पर उठा लें ऐसे, और बहुत धीरे धीरे नीचे जाने देना है। 10 गिनते हुए, 20 गिनते हुए, शुरू में धीरे धीरे, और उसके पश्चात तो आप 100 गिनते हुए, 200 गिनते हुए, 150, 300 कैसे भी गिनते हुए धीरे धीरे नीचे जाने देंगे इसको। जितना धीरे उतना ये खींचेगा आपका, और ये खींचेगा तो आपका जो पित्त अधिक भड़क रहा था वह शांत होगा, और आपको पित्त से मुक्ति मिल जाएगी, आपको एसिडिटी से मुक्ति मिलेगी। इसको जितना धीरे जाने देंगे। ये खिंच रहा है इन नाड़ी तंत्र के अंदर, इस नाड़ी संस्थान के अंदर जो लथार्जिकता आई थी, जो ढीलापन आया था, वह आपका टाइट हो जाएगा। टाइट होने से आपकी सारी मांसपेशियां, पेट के सारे अंग, वो सब स्वस्थ होंगे, और अंग स्वस्थ हो जाएंगे। जहाँ गुर्दे, लीवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लडर, पित्त की थैली, नाभि, यूरिनरी ब्लडर, आंतें, सब अपना काम विधिवत करने लग जाएंगे। तो हमें कुछ भी नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म सिस्टम हमारा एकदम ठीक काम करेगा। फिर हमें नहीं सताएंगी आंत्रशोथ और पेट की गांठों की समस्याएं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ये किया, उसके पश्चात आप करेंगे दोनों पैर से पवन मुक्त आसन। जिन्हें सर्वाइकल माइग्रेन नहीं है और कोई कमर दर्द वगैरह नहीं है, बीपी हाई नहीं है, वो सिर उठा के ठोड़ी भी लगाएं। धीरे से वापसी, ऐसे ही ये अर्ध सेतुबंध आसन। और इसके अलावा आप करेंगे नौकासन। ये नौकासन, और इसके अलावा पेट के बल हो जाएंगे धीरे से ऐसे आप करवट लेके, और ये भुजंगासन। पूरे पेट की ये त्वचा खिंच रही है, सीना खिंच रहा है, गला खिंच रहा है, स्पाइन खिंच रही है पीछे। तो सब कुछ खिंचने से, सब मांसपेशियाँ, सारे अंग प्रत्यंग खिंचने से कहीं गांठें हैं वो ठीक होंगी। नाभि स्थिर नहीं हो रही, वो स्थिर होनी शुरू हो जाएगी। तो धीरे धीरे वापसी करें। धनुरासन, ये पैर पकड़ के पूरा खींचेंगे ऐसे,
और इसके पश्चात आप बैठेंगे घुटनों पे और ये मंडूक आसन करेंगे। श्वास भरा, वज्रासन योग मुद्रा भी है इसका नाम। धीरे से वापसी, रुके रहेंगे इस आसन में कुछ देर। श्वास सामान्य कर देंगे, पेट फूलेगा, सिकुड़ेगा, फूलेगा, सिकुड़ेगा। पेट के अंगों पर थाइज का दबाव पड़ेगा, क्योंकि थाइज तो हमारी ठोस है। जब हम यहाँ रुके रहेंगे दबाव दे करके, पूरा पेट फूलता रहेगा। नॉर्मल सांस में ऊपर नीचे होगा तो उन पे दबाव पड़ने से उनकी शक्ति बढ़ेगी। अब हम करते हैं अंत में सूर्य नमस्कार आसन, जिसमें 12 अभ्यास होंगे और एक एक अंग का व्यायाम हो जाएगा। 12 अभ्यास में आपके सारे के सारे अंग स्वस्थ होने वाले हैं। इनको 10, 15 बार, 20 बार, 25, 50 बार जितना कर सकें, 100 बार कर लें, भले ही कितना ही करें। फिर आपको किसी तरह की कोई भी कहीं ट्यूमर इत्यादि की और कोई गांठ की समस्या नहीं सताएगी। ये देखिए, श्वास भरा, 1, 2, ये पूरा खिंच गया फ्रंट सारा, 3, 4, फिर से फ्रंट खिंच गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। इस प्रकार से आप ये सूर्य नमस्कार के अभ्यास बढ़ाएंगे, आसनों का अभ्यास बढ़ाएंगे। प्रत्येक आसन को आधा मिनट से 1 मिनट तक आप अवश्य रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। किसी आसन विशेष में जिसमें हमने ज़्यादा संतुलन नहीं बनाना पड़ रहा, बैलेंस नहीं करना पड़ रहा है, धरती माता के हवाले है। पवन मुक्त आसन, भुजंगासन, उनमें आप समय की अवधि बढ़ा भी सकते हैं। तो सज्जनों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। मैं आशा करता हूँ आप इन बातों को अमल में लाएंगे। ये योगासन, प्राणायाम और जो मैंने तौलिया वाली चिकित्सा बताई, मैंने मिट्टी वाली बताई, कुछ खाने के परहेज बताई, तो इन सब को, हाँ, कचनार का एक पौधा होता है, छोटे छोटे गोल गोल पत्ते होते हैं, कचनार की जो पत्तियां होती हैं उनकी चटनी बना के खाना है। वो भी आपको गांठें पिघलाने में लाभ करेंगी। हल्दी का सेवन आप रोज़ाना दूध में करें, बहुत उत्तम है। कैसी भी गांठों को पिघलाने में हल्दी बहुत जो है खास औषध है, और यहाँ तक कि कैंसर तक को भी ख़त्म करने में हल्दी काम करती है। हल्दी बहुत उत्तम औषधि है। हाँ, नमक अवश्य कम कर दें आप, मिर्च मसाले अवश्य कम कर दें। नमक वज़न भी बढ़ाता है। चावल भी कम कर दें, आलू का सेवन कम कर दें, बाकी हरी सब्जियां खूब सेवन करें। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। मैं आशा करता हूं आप इन विधियों से अवश्य अपनी समस्या से मुक्त होंगे। हाँ, इसके अलावा जिनको नाभि की गड़बड़ रहती है, वो नाभि की वीडियो मेरी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ पे नाभि की समस्या का भी इलाज देखेंगे और स्वस्थ और खुशहाली का जीवन जिएं। मैं आशा करता हूँ परमात्मा सभी को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। ओम।